नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो हम जानेंगे प्रश्नावली संख्या 1.1 का पार्ट नंबर 4 हमारा है। ये रियल नंबर का ये चौथा पार्ट हमारा है। अब हम इसको ये लास्ट पार्ट हमारा है और इसको हम ध्यान से समझेंगे, बहुत ही डीपली तरीके से समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। पहला लेसन, दूसरा लेसन, क्लास 10, ठीक है, क्लास 12, 11th, 9th, मतलब हर क्लास का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से एनसीईआरटी का मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? HCF 306 और 657 का 9 दिया है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करिए। मतलब ये जो 306 दिया गया है और 657 दिया गया है, ये एक HCF है। ठीक है, इसका HCF कितना दिया गया? 9 दिया गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका एलसीएम ज्ञात करना है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। आंसर में हम देखेंगे तो HCF इसका कितना दिया है? HCF कितना है? 306, 657। ठीक है, टोटल कितना दिया है? 9 दिया गया है। कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना। अब यहाँ पे कितनी संख्या दी गई है? 2 संख्या, एक संख्या ये और एक संख्या ये, 2 संख्या दी गई है। तो इसलिए हम एक चीज लगाते हैं, एलसीएम, ठीक है, मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू हम करेंगे n1 मल्टीप्लाई n2 अपान में HCF। ठीक है, अब n1 क्या है और n2 क्या है? n1 मान लीजिए हमारी पहली संख्या और n2 मान लीजिए हमारी दूसरी संख्या है। ठीक है, n1 पहली संख्या और n2 हमारी क्या है? दूसरी संख्या है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू पहली संख्या लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या लिखेंगे हम 657। ठीक है, अब एचसीएफ बटे में दिया, एचसीएफ हमारा कितना दिया? दोनों का 9 दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 9 दिया। हम डायरेक्ट कर सकते हैं 34 का अगर हम 9 में गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 306 आ जाएगा। यानी कि 34 आ गया हमारा। 34 गुणे 657 आ गया। टोटल हमारा आ गया 22,338 इज द राइट आंसर। क्या हमारा है आंसर? कितना? 22,338। समझ में आ गया कि नहीं? आप सभी लोगों को नहीं समझ में आया? मेरे हिसाब से आपको नहीं समझ में आया। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ये जो हमारा n1 दिया और n2 दिया गया। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम और एचसीएफ दिया गया, n1 मल्टीप्लाई n2 अपान में एचसीएफ दिया गया। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, दो, हिंदी में समझिएगा, दो संख्याओं का, ठीक है, या दो संख्याओं का गुणनफल। अब ये जो दो संख्या दी गई है, क्या उनसे हमारी एलसीएम है मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये दो संख्या हमारी कौन सी? एलसीएम है और एचसीएफ है। ठीक है, इन दोनों का हमें दो संख्याओं का गुणनफल हमें यही मिला है। ठीक है ना, जब यही मिला तो हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम इक्वल टू, अब हम यहाँ पे देखिए, ध्यान, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिएगा, हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटे में हम लिखेंगे HCF। ये फॉर्मूला हमारा है। अब इस फॉर्मूले को आप लोग चाहे कहीं पे नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला। अगर HCF दिया, अगर हमें LCM निकालना, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे और उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब ये जो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, यही हमारा क्या दिया है? n1 और n2 दिया है। यही क्या हमारा है? 306 और 657, यही हमारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, उम्मीद अगर समझ में आ गया होगा तो बढ़िया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हमारा रहा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, क्योंकि मिटाने में समय लग जाता है, इसलिए मैं सोचा कि आपका समय जो है वेस्ट ना हो। समय बहुत कीमती होता है। ध्यान दीजिएगा, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। ठीक है ना, और क्या दिया है?
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या है। ये बोला भाज्य संख्या है, पर क्यों है? ये बोला भाज्य संख्या है, क्यों है? ये ऑप्शन में दिया है कि भाज्य संख्या है पर क्यों है, इसको हमें सिद्ध करना कि क्यों है। ठीक है, इसमें दो संख्या दी गई है। आंसर में हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना, आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, बस आपके समझने की थे। ठीक ना, इसमें दो संख्या दी गई है। मान लीजिए, माना एक संख्या ए हमारी है, वो कौन सी है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। ठीक है, और बी यानी कि दूसरी संख्या मान लीजिए हमारी क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। ये दो संख्या हमारी मान लीजिए। ठीक ना, तो सबसे पहले हम एक संख्या को देखेंगे, ए वाली संख्या। ए इज इक्वल टू 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाए थे कि एचसीएफ निकालते समय किसी भी संख्या का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो जो संख्या आपस में दी गई थी, बराबर में दी गई थी। मैं एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास संख्या है 12, ठीक है, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हम 3 करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, एक हम दे रहे हैं आपको 26 का। ठीक है, तो एक हम लिखेंगे यहाँ पे 13 गुणे 2 यानी कि 13 दूनी 26। अब यहाँ पे देखिएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी एक दिख रहा है, इसमें भी एक दिख रहा है, तो 2 2 एक कॉमन हो गया ना, तो ये जो 2 2 हो गया, इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इसका कितना हो गया? 2 हो गया है। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे तो हम एलसीएम निकालेंगे इसका, हम दिख रहा कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 गुणे 13 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अब ये जो संख्या दोनों आपस में मिल गई ना, इस संख्या को एक मान लेंगे, एक ही संख्या मानेंगे। अब ये 2 अलग से लिखेंगे, 3 अलग से लिखेंगे और 13 अलग से लिखेंगे। ये हमारा गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब ये जो हमारा एचसीएफ हो गया है। तो उसी प्रकार से जब दो संख्या आपस में मिल जाती है तो एचसीएफ हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो 13 दिया गया है, 13 प्लस में 13 क्यों दिया गया है? क्योंकि ये दोनों संख्या आपस में मिल रही है। ठीक है, जब आपस में मिल रही है तो हम इसको लिख सकते हैं, 13 को कॉमन करेंगे, 13 को कॉमन करेंगे तो 13 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, हम सीधा प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है। तो 13 को हम कॉमन कर लिए तो 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, 13 करेंगे हम, अब 11 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारा? 77 आ जाएगा। 11 7 77 प्लस में 1 कर देंगे हम। ठीक है ना, तो हमारा 13 आ जाएगा, फिर 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को? कितना आ गया हमारा? 78 आ गया। जब 78 आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं तो 13 गुणे 78, 13 गुणे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 78, तो टोटल हमारा आ जाएगा 1014। कितना आ जाएगा? 1014 आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? कितना आ जाएगा? 1114 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका गुणा करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या है लेकिन क्यों है? मैं आपको समझा रहा हूँ, अभाज्य संख्या है लेकिन क्यों है। ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। ये जो हमारी अभाज्य गुणनखंड संख्या मिली है, इसमें से एक को छोड़कर बकिया जो आएंगी, 2 आएंगी, वो हमारी क्या हो जाएंगी? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये नियम हमें बोल रहा है। भाज्य संख्या क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़ देंगे, बकिया जो 2 अन्य आएंगी संख्याएं आएंगी, वो जो हमारी क्या होंगी? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 गुणनखंड होंगे आपस में, 2 गुणनखंड होंगे। जैसे कि 110 101 आ गया तो ये 2 गुणनखंड हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, 13 गुणे 78। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें से हम एक गुणनखंड को छोड़ करके, एक गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड को छोड़ करके बाकी जो 2 अन्य गुणनखंड होंगे वो हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? ये नियम लगता है। ठीक है, ये तो एक कंडीशन में हो गया, एक कंडीशन में हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में आपको समझा रहा हूँ बी के लिए। इसके लिए बी के लिए, बी में क्या दिया गया? 7 दिया गया है। ठीक है, 6 दिया गया, 5 4 3 2 1 प्लस में 5 है, प्लस में 5 है। 5 इसमें 2 बार दिया गया है, तो 5 एक बार यहाँ पर, 5 एक बार यहाँ पर है। हम 5 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे हम?
5 को कॉमन कर लेंगे तो बी वाला हम देखेंगे, 5 को कॉमन करेंगे, 5 हमारा कॉमन हो जाएगा तो हमारा बचेगा 7 गुणे 6 गुणे, फिर बचेगा हमारा क्या है, हमारा बचेगा गुणे 5 तो कॉमन हो गया है, ठीक है, 5 कॉमन हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर 5 बचेगा हमारा, या हम लिख सकते हैं इसको, 5 कॉमन हो गया तो 5 को भी हम हटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 4 लिख दे रहे हैं, 3 लिख दे रहे हैं, 2 लिख दे रहे हैं, प्लस में मल्टीप्लाई हम 1 लिख दे रहे हैं, फिर प्लस में 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम इसको 5 कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो 5 कॉमन हो गया भैया, बाहर हो गया हमारा है, ठीक है ना। अब हम टोटल इसका अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है ना, इसका टोटल हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 5 को हम कॉमन करेंगे 1000, 8 प्लस में 1 आ जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 5 गुणे 1009 आ जाएगा, तो 5 गुणे हम 1009 कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 9 25 45 आ जाएगा, यानी कि 5045, कितना आ गया हमारा 5045 इज द राइट आंसर। लेकिन यही नियम उसमें भी लगेगा, जैसे हमें नियम पहले लगाया था, क्या नियम लगाया था, ये अभाज्य संख्या है, लेकिन इस अभाज्य गुणनखंड में से एक को छोड़ करके, एक संख्या को छोड़ करके बाकी जो 2 गुणनखंड होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को? देखिए कॉमन क्या है, अगर 2 संख्या आपस में मिल रही है, जैसे कि एक ही लाइन में 2 संख्या, जैसे 5 एक में 5 एक में, हम 5 को कॉमन कर लेंगे, एचसीएफ हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 मिल गया है, तो 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम 13 को सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, बाहर लिखेंगे, कॉमन करके हम बाहर लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया है तो अच्छी तरीके से समझिएगा भैया, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो भी बढ़िया बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या दिया गया है, इसको हम ध्यान से समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी संख्या हो, n प्रकृत संख्या हो, क्या वो 0 पे समाप्त हो सकती है, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए हम इसको हल करते हैं, समझते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, 6n अंक 0 पर समाप्त होगा, आंसर देखते हैं इसका है, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं 6n को हम देखते हैं, तो 6n का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हम 2 गुणे 3 कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। n है, n को हम बाहर लिख देंगे, क्या लिख दें हम, n को बाहर लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ तो आप अच्छी तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, पढ़ने में तो आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन जब उसको हम हल करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आ जाएगा। अभी जो 2 गुणे 3 आ गया है, अब हम इसको देखते हैं, ये जो 2 गुणे 3 है तो डायरेक्ट आ जा रहा है हमारा, ये एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी एक भाज्य संख्या, क्योंकि डायरेक्ट कट जा रही है, ये डायरेक्ट कट जा रही है। अगर ये हमारा अभाज्य गुणनखंड होता तो हम इसको ये लिखते हैं 2 × 5n, ठीक है। अब 2 25 10 हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट नहीं कटेगा, 2 25 10 हो जाएगा, लेकिन 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा, ये डायरेक्ट कट जा रहा है। इसमें एक पॉइंट रखते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए जबकि कोई प्रकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम ये होता है। जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, ठीक है ना, 0 पर समाप्त होती है तो हम लिखते हैं 2 × 5n, 2 × 5n लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, ये रूप में होता है। लेकिन अतः ये जो 6n 0 पर समाप्त नहीं हो रही, क्यों 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 6n 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो हम लिखते हैं 2 × 5n लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा एक अभाज्य गुणनखंड होता है। जब हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है तो वो 0 पर समाप्त नहीं हो, 0 पर समाप्त होता है, उसका रूप ये है। लेकिन अगर कोई भाज्य गुणनखंड है, अगर वो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा तो उसका कारण यही है क्योंकि वो डायरेक्ट कट जा रहा है, वो हमारा एक भाज्य संख्या है, उसके लिए नियम लगता है, पॉइंट बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को?
ठीक है, तो ये कारण है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, समझा, बहुत ही बड़ा है, कैसे समझेंगे, लेकिन लगाया हमने कितने शब्दों में, बहुत ही छोटे शब्द में, बहुत ही कम समय में, बहुत ही छोटे शब्द में मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेस्ट मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही टीम के तरीके से समझा रहा हूँ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो सब्सक्राइब, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।